बॉटनी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 1 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ए एंजाइम की संरचना, बी एंजाइम का जैविक महत्व, सी एंजाइम का नामकरण, डी एंजाइम का वर्गीकरण। 4 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के कोलाइडी अवस्था वाले कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि जैविक पदार्थों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम शब्द ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ है ईस्ट में एंजाइम ईस्ट होता है, क्योंकि ईस्ट कोशिकाओं में ही सर्वप्रथम एंजाइम क्रिया का अध्ययन किया गया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुहने ने सन 1878 में किया। एंजाइम की प्रकृति, नेचर ऑफ एंजाइम। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक रूप में एंजाइम कोलाइडी की भांति होते हैं जिनका अणुभार उच्च होता है, तापक्रम अधिक होने पर ये नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम का शुष्क निष्कर्ष 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को भी सहन करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार एंजाइम ताप सहिष्णु थर्मोलेबाइल होते हैं। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामा श्री कि आप क्या सुन रहे हैं? बी रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक उत्प्रेरण गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। एंजाइम जब उत्प्रेरक हैं जो किसी रासायनिक क्रिया की गति को स्वयं बिना किसी परिवर्तन के ही तीव्र करने का कार्य करते हैं। एंजाइम की अल्प मात्रा सबस्ट्रेट की अत्यधिक मात्रा युक्त क्रिया को भी उत्प्रेरित कर सकती है। 2 विशिष्टता, स्पेसिफिलिटी। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट रासायनिक क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए सुक्रेज एंजाइम केवल सुक्रोज के जल अपघटन को ही उत्प्रेरित कर सकता है। 3 सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज। एक, ये रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। 2 प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच, स्पेसिफिक पीएच पर ही क्रियाशील होता है। इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है भांजे? हम लोग कोई बहरे थोड़े ही हैं। 3 एंजाइम किसी रासायनिक क्रिया को दोनों दिशाओं में प्रेरित करते हैं, अर्थात एंजाइमिक क्रियाएं उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती हैं। 4 प्रत्येक एंजाइम में एक सक्रिय स्थल एक्टिव साइट होता है जो जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। 5 प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट तापक्रम पर ही क्रियाशील होता है। 6 रासायनिक रूप से एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हो सकते। 7 एंजाइम सबस्ट्रेट की सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रासायनिक क्रिया की गति को तीव्र करते हैं। मामा श्री, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। एंजाइम की संरचना, सब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। सामान्यतः सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम के प्रोटीन युक्त भागों को एपो एंजाइम कहते हैं। कभी कभी कुछ संयुग्मित एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम्स के प्रोटीन भाग से कुछ अप्रोटीन पदार्थ नॉन प्रोटीन मोइटी संलग्न रहते हैं। इसे कोफैक्टर भी कहते हैं। जब यह कोफैक्टर अकार्बनिक पदार्थों जैसे पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम, मैग्नीज आदि के रूप में होते हैं तब इन्हें प्रोथेस्टिक ग्रुप कहा जाता है। इस प्रकार ऐसा एंजाइम जिसमें एपो एंजाइम एवं प्रोथेस्टिक समूह एक साथ पाए जाते हैं उन्हें होलो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम प्लस प्रोथेस्टिक ग्रुप एरो होलो एंजाइम। जब एंजाइम के साथ पाए जाने वाले कोफैक्टर्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं तब इन्हें को एंजाइम कहते हैं। उदाहरण NAD, NADP, FAD, FMN आदि। Hey, y'all, come look at this. एंजाइम का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम।
एंजाइम के नामकरण की प्राचीन पद्धति के अनुसार एंजाइम का नामकरण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह किस प्रकार के पदार्थ पर क्रिया कर रहा है। प्रत्येक प्रकार का एंजाइम एक विशिष्ट पदार्थ के साथ ही क्रिया करते हैं, अतः इन क्रियात्मक पदार्थों सब्सट्रेट के नाम के अंत में एज प्रत्यय सफिक्स लगाकर एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। जैसे यूरिया, माल्टोज, लिपिड, फास्फेट आदि पदार्थों पर प्रक्रिया करने वाले प्रकीर्णों को क्रमशः यूरिएज, माल्टेज, लाइपेज तथा फास्फेटेज कहते हैं। इसी प्रकार क्रिया के स्वभाव जैसे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन आदि को उत्प्रेरित करने के आधार पर भी प्रकीर्णों का नामकरण किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को स्थानांतरित करने वाले प्रकीर्णों को डिहाइड्रोजिनेसेस, जल अपघटन करने वालों को हाइड्रोलिटिक, रासायनिक समूहों को स्थानांतरित करने वाले एंजाइम ट्रांसफरेजेस आदि। इस प्रकार प्रकीर्णों का पुनः नामकरण पदार्थ, सबस्ट्रेट एवं प्रक्रिया रिएक्शन के स्वभाव को मिलाकर किया जाता है। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। सन 1961 में इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने प्रत्येक एंजाइम के नामकरण हेतु एक कोड संख्या प्रस्तावित किया है, जिसमें 4 अक्षर डिजिट्स होते हैं। इसका वर्णन एंजाइम के वर्गीकरण शीर्षक के अंतर्गत किया जा रहा है। एंजाइम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने सन 1961 में समस्त एंजाइमों को 6 प्रमुख वर्गों मेजर क्लासेस में बांटा, जो कि निम्न हैं। 1. ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीकरण अवकरण के संबंधित एंजाइम्स। 2. ट्रांसफरेजेस, समूह स्थानांतरण को संपादित करने वाले एंजाइम्स। 3. हाइड्रोलेजेस, जल की सहायता से विघटन की अभिक्रिया को संपादित करने वाले एंजाइम्स। 4. लाइसेज, जल की संलग्नता के बिना ही विघटन की अभिक्रिया को संपादित करने वाले एंजाइम। 5. आइसोमरेज, अंतराणुविक परिवर्तन के फलस्वरूप आइसोमर को निर्मित करने वाले एंजाइम। 6. लाइगेज, 2 समान या असमान अणुओं के संयुग्मन से एक अणु निर्मित करने वाले एंजाइम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। एंजाइम का जैविक महत्व। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। 1. उपापचयी क्रियाओं का संपादन, टू कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जैविक प्रणाली में संपन्न होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में ही संपादित होती हैं। 2. घावों का भरना, हीलिंग ऑफ वुंड्स। सूअर के अग्नाशय से प्राप्त प्रोटीन पाचक प्रकीर्णों का उपयोग त्वचीय रोगों एवं घावों को ठीक करने में किया जाता है, क्योंकि ये प्रकीर्णों मानव शरीर के प्रोटीन पाचक प्रकीर्णों को नष्ट कर घाव भरने में मदद करते हैं। 3. त्वचा में बालों का हटाना, डीहेयरिंग ऑफ हाइड्स। चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों को हटाने के लिए अग्नाशयी प्रकीर्णों का उपयोग किया जाता है। ये प्रकीर्णों बालों की रोम पुटिकाओं, हेयर फॉलिकल्स को विघटित कर देते हैं, जिससे चमड़े से बाल स्वतः गिर जाते हैं। 4. रक्त थक्का को घोलना, डिसॉल्विंग द ब्लड क्लॉट। कभी कभी मस्तिष्क तथा धमनियों में रुधिर के थक्के जम जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूरिया से प्राप्त प्रकीर्णों यूरोकाइनेज का उपयोग इस थक्के को घोलने के लिए किया जाता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। 5. रक्त समूह में परिवर्तन, चेंजिंग इन ब्लड ग्रुप। प्रो केन फुरुकावा 1981 ने अपने परीक्षणों के आधार पर यह बताया कि रक्त समूह लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित शर्कराओं द्वारा निर्धारित होता है, जिन पर विशिष्ट प्रकीर्णों पाए जाते हैं। यदि इन विशिष्ट प्रकीर्णों को विघटित कर दिया जाए तो रक्त समूह ए को रक्त समूह ओ में बदला जा सकता है। 6. जैव रसायनों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल्स।
कुछ प्रकीर्णों का उपयोग रक्त समूह में उपस्थित कुछ विशिष्ट पदार्थों की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यूरिकेज, यूरिएज, सुक्रेज एवं मैलिबोएज प्रकीर्णों का उपयोग हमारे रुधिर में उपस्थित क्रमशः यूरिक अम्ल, यूरिया, सुक्रोज तथा रेफिनोज इत्यादि की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। सात मक्खन निर्माण, चीज मेकिंग। जंतु रेनिन प्रोटीन पाचक प्रकीर्णों जिसे रिनेट भी कहते हैं का उपयोग मक्खन बनाने में किया जाता है। वास्तव में यह प्रकीर्णों दूध के कैसीन के कणों को आपस में मिलाकर मक्खन में परिवर्तन कर देता है। 8. फलों के रस का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट जूस। कुछ फलों के रसों के शोधन प्रोसेसिंग के लिए कुछ प्रकीर्णों की आवश्यकता पड़ती है। इन रसों को साफ करने के लिए इनमें पेक्टिन प्रकीर्णों के मिश्रण को मिलाया जाता है। ये प्रकीर्णों रस में उपस्थित पेक्टिक पदार्थों का विघटन कर रसों को साफ कर देते हैं। फलतः इनकी व्यापारिक गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसी प्रकार कुछ दूसरे प्रकीर्णों का उपयोग भी अनेक उद्योगों में किया जाता है। इनके उपयोग से उत्पाद की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं, चोरी चोरी से वो। एंजाइम की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सभी एंजाइम पदार्थ सबस्ट्रेट की सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेटिंग एनर्जी को कम करके किसी रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस प्रस्तुत की गई हैं। 1. ताला कुंजी परिकल्पना, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। 2. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परिकल्पना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। 3. अभिप्रेरित अनुरूपण परिकल्पना, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी हाइपोथेसिस। एक ताला कुंजी परिकल्पना, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एंजाइम की क्रियाविधि की इस परिकल्पना को फिशर नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक एंजाइम में कुछ सक्रिय स्थल एक्टिव साइट्स होते हैं जो कि ताले लॉक की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार से एक ताला एक विशिष्ट चाबी की के द्वारा खोला जाता है, उसी प्रकार एक विशिष्ट एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम एक विशिष्ट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है। इस प्रक्रिया में इस सबस्ट्रेट का अणु चाबी की भांति एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात सबस्ट्रेट उत्पाद प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। 2. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परिकल्पना। प्रोफेसर हेनरी की इस कल्पनानुसार एंजाइम की बाह्य तल पर विशेष प्रकार की रचना होती है जिसे टेम्पलेट कहते हैं और उसमें सबस्ट्रेट के अणु फंस जाते हैं। यह अभिक्रिया निम्नलिखित रूप से संपन्न होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 1. सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के अणु के समीप पहुंचता है। 2. तत्पश्चात इस एंजाइम के टेम्पलेट में सबस्ट्रेट का अणु फंस जाता है जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट अणु एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनता है। 3. इस उपर्युक्त रूप से बना एंजाइम सबस्ट्रेट अणु अधिक सक्रिय हो जाता है। तत्पश्चात जल के साथ क्रिया कर एंजाइम सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है और दूसरे अणुओं से संपर्क स्थापित कर इस प्रकार क्रिया करता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सिद्धांत को सार्वजनिक रूप से मान्यता दी है। कार्यविधि के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि हाइड्रोलिसिस से पुनः सबस्ट्रेट अणु सर्वप्रथम एंजाइम से संयोजन करता है और एंजाइम की सतह प्रक्रिया पदार्थ के लिए छोड़ देता है, जबकि कुछ का मत है ESC एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किन्हीं कारणों से क्रियाशील हो जाता है जिससे सबस्ट्रेट अणुओं की काइनेटिक एनर्जी एंजाइम से संयोग करती है और यह कॉम्प्लेक्स को अधिक क्रियाशील बनाती है। एक लड़का चाहिए।
3 अभिप्रेरित अनुरूपण परिकल्पना इंड्यूस्ड डफिट थ्योरी हाइपोथेसिस। कोसलैंड 1959 के अनुसार एंजाइम क्रिया के समय सर्वप्रथम सबस्ट्रेट के अणु के संपर्क में आते ही एंजाइम की त्रिविमीय संरचना थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात सबस्ट्रेट का अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल एक्टिव साइट से संलग्न हो जाता है। सबस्ट्रेट के संलग्न होते ही एंजाइम की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और अंत्य उत्पाद इन प्रोडक्ट का निर्माण होते ही एंजाइम की ज्यामितीय संरचना में पुनः परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप अंत्य उत्पाद एंजाइम से अलग हो जाता है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। किसी माध्यम में एंजाइम की सक्रियता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच। प्रत्येक प्रकीर्ण एक अनुकूलतम पीएच पर सबसे अधिक क्रियाशील होता है। यदि इसमें कमी या बढ़ोतरी होती है तो प्रकीर्णों की सक्रियता प्रभावित होती है। जैसे पेप्सिन जो गैस्ट्रिक रस में होता है एक का अनुकूलतम ऑप्टिमम पीएच 1.5 से 2.0 होता है, अर्थात यह अम्लीय माध्यम में कार्य करती है, जबकि ट्रिप्सिन जो अग्नाशय से स्रावित होता है यह का अनुकूलतम पीएच 8 से 11 होता है, अर्थात यह क्षारीय माध्यम में कार्य करती है। 2. ताप टेम्परेचर। ताप सबसे अधिक प्रकीर्णों की सक्रियता को प्रभावित करता है। प्रभावित कोलाइड्स होते हैं और ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। अधिक ताप पर वे स्कंदित कोगुलेट हो जाते हैं तथा अपनी उत्प्रेरण क्षमता खो देते हैं। प्रत्येक प्रकीर्णों का एक अनुकूलतम तापमान होता है और सामान्यतः यह तापमान शरीर के तापमान के बराबर होता है। ऐसा प्रेक्षित किया गया है कि तापमान में वृद्धि पर रासायनिक क्रिया की गति बढ़ती जाती है और 37 डिग्री सेल्सियस तक लगातार बढ़ती रहती है। 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य प्रकीर्ण प्रोटीन होने के कारण विकृत होने लगता है, क्योंकि उनके भौतिक रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और यह क्रिया आधार के समान प्रकीर्ण क्रिया आधार सम्मिश्र नहीं बना पाते। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवों में बनने वाले प्रकीर्ण इससे ज़्यादा तापमान पर भी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि ऐसे जीवों के शरीर भी इतने अधिक तापमान पर जीवित रहते हैं। सामान्य रूप से प्रकीर्णों की सक्रियता 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बनी रहती है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रकीर्णों की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन इस तापमान में यह विकृत नहीं होता, अर्थात अनुकूलतम तापमान मिलने पर पुनः सक्रिय हो जाता है। 3. किण्वभोज सांद्रता सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अन्य परिस्थितियों को स्थिर रखकर किण्वभोज की सांद्रता को कम या अधिक करने पर प्रकीर्ण उत्प्रेरित क्रिया की गति भी कम या अधिक होती है, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के बाद, जबकि प्रकीर्णों की सभी सक्रिय सतहें किण्वभोजों से संतृप्त हो जाती हैं। किण्वभोज की सांद्रता बढ़ाने पर सक्रियता प्रभावित नहीं होती। 4. निरोधक इनहिबिटर्स। निरोधक ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकीर्णों की सक्रियता को निरोधित कर देते हैं। ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्लोरीन, आर्सेनिक, आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर आदि कुछ अकार्बनिक निरोधक हैं जो कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीनों को अवक्षेपित कर देते हैं और कोशिकाएं मर जाती हैं। 5. सक्रिय कारक एक्टिवेटर्स। वे पदार्थ जो प्रकीर्णों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं प्रकीर्ण सक्रिय कारक कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति में प्रकीर्ण की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। 6. प्रकीर्ण सांद्रता एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। प्रकीर्ण की सांद्रता बढ़ाने पर एक निश्चित सीमा तक रासायनिक क्रिया की गति बढ़ती है, लेकिन इसके बाद प्रकीर्ण की सांद्रता को बढ़ाने पर इसकी सक्रियता अप्रभावित रहती है या स्थिर हो जाती है। इसका कारण यह है कि किण्वभोज के उपलब्ध न होने के कारण प्रकीर्णों के सक्रिय स्थान खाली रह जाते हैं। यदि किण्वभोज की सांद्रता को फिर से बढ़ाया जाए तो क्रिया की गति बढ़ती है।
अधिकांश एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके साथ कुछ प्रोटीन रहित कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ भी जुड़े रहते हैं। तब ऐसे प्रोटीन को संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। संयुग्मित प्रोटीन दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को एपोएंजाइम कहते हैं, जबकि अप्रोटीनस नॉन प्रोटीनस भाग को प्रोस्थेटिक समूह प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एंजाइम का प्रोटीनस भाग या एपोएंजाइम के साथ सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। प्रोस्थेटिक समूह दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिवेटर बी कोएंजाइम। जब कोई धातु प्रोस्थेटिक समूह की भांति कार्य करते हैं तब उसे मेटल एक्टिवेटर कहते हैं। ये एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता से संबंधित होते हैं। उदाहरण आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक एवं मोलिब्डियम आदि।